हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं सीडीपी के बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी कि अब तक के जितने डिफरेंट एग्जाम हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन का कलेक्शन हम इस वीडियो में देखेंगे। और आपको बता दें, ये पूरी मैराथन क्लास चलने वाली है और ये मैराथन क्लास सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, एमपी टेट हो, किसी भी एग्जाम के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी मैराथन क्लास आप एग्जाम देने जाने से पहले जरूर देख करके जाइएगा। सीडीपी का कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, ये वीडियो जरूर देख करके जाइएगा। आपको यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये रिपीटेड क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे डिफरेंट एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं वहां उसमें इस वीडियो से कई क्वेश्चन आपको फंस सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और आपको ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, इस पूरे वीडियो में हम उतना ही एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि आपका यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो जाए और आपको उत्तर की तरफ बढ़ने में मदद मिल सके। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल बताएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और लास्ट मोमेंट पे आपका टाइम बहुत ज़रूरी होता है सेव करना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बता रहे हैं और जिससे कि आपका उत्तर भी क्लियर हो जाए और लास्ट में आपकी सुपर फास्ट रिवीजन क्लास भी इसमें है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, आसान सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम में लगभग ये पूछा ही जाता है। बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार, समाज, गांव या विद्यालय। विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, परिवार है। बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार और प्रथम शिक्षक उसकी माँ होती है। परिवार में ही सबसे पहले बालक अपने मौलिक आवश्यकताओं और अपने रिश्तों को जानना प्रारंभ करता है। परिवार से वो हर चीज़ सीखता है, परिवार से सीखता है, जो परिवार के सदस्य होते हैं उससे सीखता है। तो कहने का मतलब अच्छी या खराब चीज़ें जैसी भी हैं वो परिवार से ही सीख करके बच्चा बाहर निकलता है। इसीलिए परिवार को कहा जाता है ये बालक की प्रथम पाठशाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या कौन सी अवस्था है? वेरी गुड, विकल्प डी सही हो जाता है, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। जो समवयस्क समूह, जो उनके साथ वाली एज का जो समूह होता है उसके ये सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। वे अपने समूह को घर और विद्यालय से भी अधिक महत्व देने लगते हैं। ये स्थिति बाल्यावस्था में होती है, ये बाल्यावस्था की विशेषता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं या फिर कौन सा ऐसा कारक है जो वृद्धि को प्रभावित करता है? विकल्प यहां पर हमारा डी सही हो जाता है, ये सभी। पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार। देखिए, वृद्धि ये जन्म से लेकर के एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। अभिवृद्धि, वृद्धि, इसमें क्या होता है, इसमें कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। कहने का मतलब ये वृद्धि जो होती है एक निश्चित समय तक चलती है। जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। अभिवृद्धि को, वृद्धि को पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार ये सभी चीजें प्रभावित करती हैं। जैसा आपका पर्यावरण होगा उसी तरीके से आपकी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य जैसा होगा वैसे ही आपकी वृद्धि होगी। आहार, इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है कि आपकी वृद्धि अच्छे तरीके से होगी या खराब। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या उपर्युक्त में से कोई नहीं। विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होता है? बी, किशोरावस्था। स्टैनले हॉल का कथन है, एक किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान अथवा विरोध की अवस्था है। स्टैनले हॉल कहते हैं, स्टैनले हॉल ये मनोवैज्ञानिक हैं, इनका एक कथन है, कोटेशन है। ये कहते हैं कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। और यहीं पर एक कथन पूछा जाता है किलपैट्रिक का। किलपैट्रिक कहते हैं कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है।
ये कोटेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसका कथन है। तो दोनों कथन जो मैंने बताया किशोरावस्था से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्टैनले हॉल आप लोग कभी नहीं भूल सकते, सभी को पता है। जब से वो कोई भी प्रशिक्षण यानी चाहे वो बीएड करे या बीटीसी करे, तो सब में ये पता हो जाता है कि ये स्टैनले हॉल का कथन है। किलपैट्रिक, इन्होंने कहा है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप लोग नहीं देख रहे जो हमने नहीं करवाया है और जो आपके लिए एग्जाम में, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सारे क्वेश्चंस आप लोग पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं, देख चुके हैं। विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है। वेरी गुड, ऑप्शन डी सही हो जाता है, लिखना। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में लिंक को शेयर करेंगे और पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ क्लास को अटेंड करना है और अपनी अपनी रिप्लाई करना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। किसी कार्य को बेहतर तरीके से कर पाने की क्षमता का विकास होना ही कहलाता है गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास हम किसे कहते हैं? किसी कार्य को बेहतर तरीके से कर पाने की जो क्षमता होती है, मतलब जिसमें आप में गति हो, गत्यात्मक विकास। सूक्ष्म गतिक या गत्यात्मक कौशल प्राप्त कर लेने पर जो बच्चे हैं वस्तुओं को उठाने, पकड़ने, जांच परख करने की प्रक्रिया ये सीख जाते हैं। इसमें बालक क्या करता है? विभिन्न क्रियाओं को करना और उन्हें समन्वित करना, उन्हें नियंत्रित करना सीख जाता है। इस प्रकार लिखना भी एक सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास से बच्चे अपने एक, आप कह सकते हैं कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से परिवेश के संपर्क में आते हैं, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान उत्तम माना जाएगा संज्ञानात्मक विकास के लिए? अब आप कहेंगे कि संज्ञानात्मक विकास क्या है? ठीक है, तो चलिए पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं। बस इतना जानते रहिए कि संज्ञान जो होता है, संज्ञान मतलब होता है कि एक बोला जाता है ना कि आपके संज्ञान में नहीं क्या ये चीज़ें। तो संज्ञान का मतलब होता है मानव की जो विभिन्न मानसिक गतिविधियां होती हैं उसका समन्वय। देखिए हमने यहाँ पर शब्द यूज किया मानसिक गतिविधियां, जो मस्तिष्क में चलने वाली गतिविधियां होती उसका मतलब एक समन्वय होता है, जिसमें सूचना को पहचानना, प्रत्यक्षीकरण करना और व्याख्या करना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कौन सा है? खेल का मैदान है, सभागार, घर या विद्यालय और कक्षा का वातावरण है। तो सबसे पहले ये जानिए संज्ञानात्मक विकास है क्या? पहले आप लोगों की रिप्लाई आनी चाहिए, देखते हैं आप लोगों की जानकारी किस लेवल पर है। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण है जो संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान प्रोवाइड करता है। संज्ञानात्मक विकास है क्या? संज्ञानात्मक विकास का मतलब जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि संज्ञान किसे कहते हैं। कॉग्निशन, कॉग्निशन। तो संज्ञान का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रियाओं का एक समूह होता है, एक सामूहिक नाम होता है, जिसमें आप ये संज्ञान में देखेंगे कि जो मानसिक क्रियाओं का, जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उसका एक समन्वित रूप होता है, मानसिक क्रियाओं का समन्वयन होता है संज्ञान में। मतलब जो जैसे इसमें क्या आ जाएगा, मानसिक जो क्रियाएं होंगी, ध्यान, स्मरण, निर्णय लेना, भाषा की निपुणता, समस्याएं हल करना, ये सभी संज्ञान में आती हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास का जो प्रयोग होता है मानसिक विकास के व्यापक अर्थ में किया जाता है कि संज्ञानात्मक विकास मतलब मानसिक विकास, जिसमें ये सारी प्रक्रियाएं जो अभी मैंने आपको बताया, ध्यान हुआ, स्मरण हुआ, ये सभी प्रक्रियाएं अच्छे लेवल पर आ जाती हैं जिसका डेवलपमेंट हो चुका होता है। ठीक है, तो संज्ञान में मानव की विभिन्न जो मानसिक गतिविधियों का समन्वय होता है, सभी जो मानसिक गतिविधियां होती हैं जुड़ जाती हैं एक तरीके से, वो किस तरीके से काम करती हैं, कैसा आपका विकास होता है और एज की विभिन्न अवस्थाओं में उसका विकास अच्छे तरीके से होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है संज्ञानात्मक विकास भी बढ़ता जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे।
कौन है? जीन पियाजे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन मनोविज्ञान में किया। आप सभी जान रहे हैं। 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई। 4 अवस्थाएं कौन सी बताई? तो आप लोग जल्दी जल्दी से बताइएगा, अभी आपको आगे मिलेगा, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान प्रोवाइड करता है। विद्यालय और कक्षा का वातावरण। विद्यालय और कक्षा का वातावरण ये बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान देता है, जहाँ पर वह संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करता है, उसे मतलब स्टोर करता है, फिर उसका रूपांतरण करता है और उसका फिर विस्तारण करता है। संवेदी सूचनाएं इसके मस्तिष्क में जाती हैं, वहाँ पर रहती हैं, फिर उसका प्रोसेसिंग होता है, फिर उसका धीरे धीरे से विस्तारण भी होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बाल विकास में क्या होता है? बाल विकास में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। यह उपरोक्त सभी पर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है बाल विकास में। देखिए, बाल विकास एक बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि व्यापक विचारधारा है, जिसमें बालक की गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर बाल विकास की कुछ अवस्थाएं होती हैं। मेन अवस्थाएं 4 होती हैं। गर्भावस्था 0 से लेकर के 9 माह, शैशवावस्था जन्म से लेकर के 6 वर्ष और बाल्यावस्था 7 से लेकर के 12 वर्ष तक होती है और किशोरावस्था 12 से लेकर के 18 वर्ष तक होती है। क्लियर हो गया? चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? चेतना, विकास, विवृद्धि, संशोधन। बहुत बढ़िया, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी से हो जाता है। ये विकास से संबंधित है। मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का जो ये सिद्धांत है, ये विकास का प्रमुख सिद्धांत है। विकास का प्रमुख सिद्धांत है। ये इसमें बताया जाता है कि बच्चे का विकास किधर से किधर की तरफ होता है। तो मस्तकाधोमुखी के अनुसार विकास की क्रिया सिर से, यहाँ पर क्या होती है? मस्तक, यहाँ पर है ना, मस्तक सिर से आरंभ होकर के पैरों की ओर जाती है। मस्तकाधोमुखी मस्तक से लेकर के ये पैर की तरफ जाती है। कहने का मतलब विकास ऊपर से किधर की तरफ होता है? नीचे की तरफ होता है। निकट से दूर का मतलब होता है विकास की गति निकट से दूर, ये इसका मतलब होता है विकास केंद्र से लेकर के केंद्र से दूरवर्ती भागों की ओर होता है। केंद्र से दूरवर्ती भाग की तरफ होता है, जिसे हम कहेंगे निकट से दूर। बात समझ में आ रही है? दोनों का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। एकदम से सुस्त नहीं रहना है, एकदम से मतलब लेजी टाइप में नहीं रहना है। स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और रिप्लाई करते रहिए। इसीलिए तो कहते हैं खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, खुद को बचा करके रखिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें आपकी रिप्लाई से मतलब है, आपकी पढ़ाई से मतलब है। आप रिप्लाई अच्छे तरीके से करते रहें, फिर चाहे जैसे भी आप रहें। तो इसीलिए कहते हैं खाते पीते रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि हमें आपकी रिप्लाई चाहिए। तो आप कह सकते हैं हाँ ठीक है। अब इस वजह से कहते हैं, अपने लिए कहते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहिए। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा कौन सा प्रश्न है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ध्यान से देख लीजिए, इसमें 4 वर्ड आपको मिलेंगे। अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज। ठीक है, ओवा, स्पर्म, ब्लास्टोसिस्ट, जायगोट, इसकी इंग्लिश है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है। ये मेनली ये बताया जा रहा है विकास कहाँ से, जैसे जब विकास की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया कहाँ से कहाँ तक, एक स्टेप पूछा जा रहा है आपसे। जैसे देखिए, ये प्रक्रिया जो स्टार्ट होती है, ये मेनली फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होती है। तो निषेचन की प्रक्रिया से संबंधित है, जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान सबसे पहले ये स्पर्म और ओवा मिलते हैं। स्पर्म और ओवा मिलते हैं तो जायगोट का निर्माण होता है, जायगोट बनता है। फिर जायगोट में विभाजन होता है, जायगोट में विभाजन होता है। ठीक है, विभाजन होता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, फिर उसके बाद से एक शिशु बनता है।
फिर बाद में इसका जन्म होता है। तो ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है, ये स्टेप होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट। वंशानुगत कारक बच्चे के, यहां पर फिल इन द ब्लैंक होगा। वंशानुगत कारक बच्चे के फिल इन द ब्लैंक के समय से अपना प्रभाव शुरू करते हैं। विकास, वृद्धि, गर्भाधान या प्रारंभिक वर्ष। विकल्प सी सही हो जाता है, गर्भाधान है। गर्भाधान अर्थात शुक्राणु के द्वारा अंडाणु का निषेचन, यानी कि स्पर्म और ओवा, स्पर्म प्लस ओवा जब मिलते हैं और फैलोपियन ट्यूब में वहाँ पर वो रुक जाते हैं, तो फिर आगे के विकास की प्रक्रिया जब स्टार्ट होती है वो होता है गर्भाधान, ठीक है। तो ये जो गर्भाधान होता है मानव जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, और इसके समय ही जन्म लेने वाले संतान के जो संपूर्ण वंशानुक्रम होता है, हेरिडिटी होता है, जो पूरा हेरिडिटी एंडोमेंट, ये सभी, और जेंडर डिटर्मिनेशन, जेंडर कौन सा होगा, और फिर नंबर ऑफ स्प्रिंग्स, जो संतानों की संख्या होगी, इन सभी का निर्धारण होता है। तो वंशानुगत कारक बच्चे के गर्भाधान के समय से अपना प्रभाव शुरू करते हैं। वहीं पर ये हो जाता है जब दोनों ये स्पर्म ओवा मैच करते हैं, तो यहीं पर जीन का आपस में ट्रांसफर हो जाता है। जीन वो डिसाइड करने लग जाता है कि ये बच्चे में कौन कौन से गुण आएंगे, कौन कौन से क्वालिटीज़ आएंगी, कौन कौन सी संरचनाएं विकसित होने वाली। तो ये सारी चीज़ें गर्भाधान के समय से ही स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। बल्कि इसमें ये भी हमने बताया आपको, जेंडर डिटर्मिनेशन, कि वो लिंग कौन सा होगा, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्प्रिंग्स जो आगे आने वाले हैं, ऑफ स्प्रिंग्स की बात हम कर रहे हैं, OFF, नंबर ऑफ स्प्रिंग्स, जो आगे की जनरेशन में कितने बच्चे होने वाले हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर डिटरमाइन हो जाती, कब, गर्भाधान के समय। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट हमारा है, वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती, कौन सी है? डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या फिर विल्सन सिंड्रोम। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। देखिए, ये जो डाउन सिंड्रोम है एक बीमारी है। कैसी बीमारी है? ये क्रोमोसोम वाली बीमारी है। जो क्रोमोसोम होती है, गुणसूत्र होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं आनुवांशिक विकार है। ये जीवन पर्यंत वाली स्थिति होती है जो शरीर में क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाने के कारण होती है, और ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। जो जीन में गड़बड़ी हो जाती है वो हमेशा चलती रहती है। जीन की गड़बड़ी हम सुधार नहीं सकते। इसमें क्या होता है? गुणसूत्र, इसे हम क्रोमोसोम भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्रोमोसोम। तो इस क्रोमोसोम 21वां गुणसूत्र जो होता है उसके जोड़े की अलग ना हो पाने के कारण, यानी कि एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाने के कारण ये बीमारी होती है, ये विकार होता है। सामान्य रूप से क्या होता है? सामान्य रूप से शिशु 46 क्रोमोसोम के साथ पैदा होते हैं। 46 यानी कि 23 जोड़ा गुणसूत्र हर मनुष्य के अंदर होता है। 23 जोड़ा गुणसूत्र हर मनुष्य में होता है। 22 क्या होता है? शारीरिक होता है, और 23वां जोड़ा होता है लिंग गुणसूत्र होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, और इधर का ये शारीरिक संरचना के लिए जिम्मेदार क्रोमोसोम होता है जो 22 जोड़ा होता है, और 23वां जोड़ा होता है ये सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करता है। मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है, ठीक है, ये आप जान रहे हैं। और फिर उसके बाद, लेकिन इस कंडीशन में जो डाउन सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है? 46 क्रोमोसोम के साथ पैदा होते हैं बच्चे नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि 23 क्रोमोसोम का एक सेट पिता से और 23 क्रोमोसोम का एक सेट इसे माता से मिलता है। लेकिन जब डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है बच्चा, तो उसमें क्या होता है? एक अतिरिक्त 21वां क्रोमोसोम आ जाता है। एक 21वां जोड़ा ये क्रोमोसोम आ जाता है, जिससे उसके शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? 46 से बढ़ करके 47 हो जाती है। ये आनुवंशिक परिवर्तन शारीरिक विकास और मस्तिष्क के विकास की गति को धीमा कर देती है, और शिशु में मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मध्यम से लेकर के औसत बौद्धिक विकलांगता भी आ जाती है। ये इसका कारण भी बनती है, मानसिक विकलांगता का। तो जो एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाता है अलग ना हो पाने के कारण, तो ये इसकी संख्या 46 से होकर के 47 हो जाती है। कहने का मतलब एक संख्या उसकी बढ़ जाती है, और ये कंडीशन आ जाती है डाउन सिंड्रोम की। तब ये कहा जाता है बच्चा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। अगर आपसे ये पूछा जाए 46 की जगह अगर उसके
47 गुणसूत्र हो गया तो बच्चा किस बीमारी से पीड़ित है, तभी आपका उत्तर डाउन सिंड्रोम होगा। ये देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, आपका उत्तर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, तो उत्तर आप दे सकेंगे आराम से। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? सुजनन शास्त्र का पिता, यूजेनिक्स। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, गाल्टन। गाल्टन को सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। सुजनन विज्ञान ये व्यवहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम हेरेडिटी के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है। इससे क्या होता है, देखिए क्या हमने अभी तक आपको क्या बोला, ये जो सेंटेंस बोला आपको समझ में अगर नहीं आया हो तो हम आपको बता देते हैं। जैसे जो मतलब भावी पीढ़ियों के वंशानुक्रम में, जैसे बच्चा आगे पैदा होने वाला है तो उसमें आप मनचाहा सुधार कर सकते हैं, मनचाहा जीन उसमें मतलब फेरबदल कर सकते हैं कि किस गुण का बच्चा पैदा होना चाहिए, किस नेचर का, क्या इसमें क्वालिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब जिससे कि आगे जो बच्चा पैदा हो वो अच्छा पैदा हो। कहने का और भी अच्छा सा मतलब ये है कि जिससे कि मानव जाति की नस्ल सुधर सके। ये होता है भावी पीढ़ियों के लिए, भावी पीढ़ियों को अच्छा मतलब हमें वो अच्छी मिले तो उनसे उनके वंशानुक्रम में जो लक्षण होते हैं उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, खराब है तो उसको हटा देते हैं, अच्छा उसमें कुछ इस तरीके से चीज़ें होती हैं सुजननिकी में। तो इसके पिता हैं गाल्टन, गाल्टन को कहा जाता है यूजेनिक्स, फादर ऑफ यूजेनिक्स। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? गौड़ वाहक की बात हो रही है। विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, या परिवार और पास पड़ोस। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। देखिए सामाजिकरण की प्रक्रिया में जो शामिल होने वाले मुख्य घटक होते हैं ये होते हैं परिवार होता है, पास पड़ोस होता है, विद्यालय होता है, समुदाय होता है। विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य भी सामाजिकरण प्रक्रिया के घटक हैं, लेकिन यहाँ पर जो निकटतम परिवार के सदस्य की बात की जा रही है, ये इसका मतलब कुछ एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका सेंस कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और इसलिए इसे एक गौड़ घटक माना जा सकता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर इस हिसाब से बी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट है। निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन और औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है कौन सा? एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, ये सही होगा, या फ्रायड का मानसिक यौन विकास का सिद्धांत, या फिर जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जो 4 चरण है, संवेदी चालक है, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन और औपचारिक परिचालन। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है। देखिए यहाँ पर हम बात ये करते हैं, जैसे देखिए जीन पियाजे ने अपने जो संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में शिशु के बौद्धिक विकास को उसके आयु के अनुसार 4 चरणों में बांटा है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर जो चरण, अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से ये थ्योरी पूरी पढ़ी होगी, पूरा सिद्धांत पढ़ा होगा, तो 4 चरण आपको पता होगा। 4 चरण में है संवेदी मोटर है, पूर्व संचालकता है, प्रत्यक्ष संचालकता है, फिर औपचारिक संचालकता है। अब इसी के अलग अलग नाम है क्रमशः संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रिय अवस्था। ये सब किस में आ रहा है? तो ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ही आ रहा है जो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। तो संवेदी चालक आया, ठीक है, औपचारिक आया, कुछ वर्ड तो आपको मिले, ये सारे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से ही संबंधित हैं। चलिए यहाँ पर आपको इनकी जो मतलब समय सीमा वो भी बता देते हैं। जो संवेदी मोटर है उसे हम कहेंगे संवेदनात्मक गामक अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष की है। पूर्व संचालकता, इसे हम कहेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। प्रत्यक्ष संचालकता, जिसे हम कहेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संचालकता, जिसे हम कहेंगे औपचारिक संक्रियावस्था, 11 से लेकर के 15 वर्ष तक। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को क्या कहते हैं? विकल्प कौन सा हमारा सही होगा?
कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को हम क्या कहते हैं? निर्माण कहते हैं, नेटवर्क, स्कीमा या संरचना। वेरी गुड, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है, स्कीमा है। बहुत इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो जब कोई वस्तु, देखिए कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को हम स्कीमा कहते हैं। ठीक है, देखिए स्कीमा मेनली क्या है, अगर हम एक लाइन में आपको बताते हैं तो स्कीमा का मतलब है जानने एवं समझने में शामिल, जानने और समझने में शामिल मानसिक और शारीरिक दोनों क्रियाओं का वर्णन है। मानसिक और शारीरिक दोनों क्रियाओं का इसमें वर्णन है। स्कीमा ज्ञान की श्रेणियां हैं जो संसार की, दुनिया की समझ और व्याख्या में हमारी सहायता करती हैं। देखिए जैसे जैसे बच्चे के अनुभव में विस्तार होता जाता है, वैसे वैसे नवीन अनुभव और जानकारी के आधार पर वो पूर्ववर्ती जो स्कीमा होती है, जो पूर्ववर्ती आपकी थॉट होती है, उसमें संशोधन, जोड़ना या परिवर्तन या नए स्कीमा बनने की प्रक्रिया होती रहती है। तो जो आपका पुराना बना हुआ है, जैसे जैसे आप मतलब बच्चे के अनुभव में विस्तार होता जाता है, जैसे जैसे आप नई चीज़ें सीखते हैं, जैसे जैसे आपके नए अनुभव जुड़ते जाते हैं, तो क्या होता है, वो पुराने स्कीमा में चेंजेस आते हैं, फिर नया स्कीमा तैयार होता है, नया स्कीमा बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और फिर नया स्कीमा बनता है। बात समझ में आ रही है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कौन सी अवस्था कहते हैं? किस अवस्था में ये चीज होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त या संवेदी प्रेरक अवस्था। विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ऑप्शन सी सही होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है और ये अवस्था लगभग आपकी 7 से लेकर के 11 वर्ष तक चलती रहती है। क्लियर है? इस अवस्था के दौरान बालक 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं में अच्छी तरीके से निपुणता हासिल कर लेता है। और ये योग्यता कौन कौन सी है? जो हम 3 योग्यता की बात कर रहे हैं। विचारों की विलोम्यता, मतलब वो विलोम चीज़ों को समझने लग जाता है। संरक्षण, जो कंजर्वेशन होता है, वो समझता है। क्रमबद्धता, संरक्षण और क्रमबद्धता मतलब एक, अब तीनों को अगर हम समझाने लग जाए, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन हल्का हल्का सा आपको समझाते चलते हैं। 3 योग्यताओं की मैंने बात की। चलिए 3 योग्यताओं के बारे में हम आपको यहाँ पर डिटेल में बताते हैं। पहले ये देखिए, विचारों की विलोम्यता, दूसरा है संरक्षण और क्रमबद्धता, तीसरा है पूर्ण एवं अंश संप्रत्ययों का उपयोग। अब यहाँ पर आपको तीनों चीज़ें समझाते हुए चलते हैं कि इस अवस्था में बच्चा जो जो सीखता है उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जानिए कि विलोम्यता का क्या मतलब है। विलोम्यता, रिवर्सिबिलिटी। सबसे बड़ी आपके साथ ये प्रॉब्लम है, जब भी कुछ बढ़िया से चीज़ें समझाई जाए तो फिर आप ये कहते हैं कि जल्दी से मतलब क्वेश्चन कंप्लीट कराया करिए जल्दी से। तो फिर जल्दी से के चक्कर में तो फिर तो हो गया, विकल्प सी से हो जाता है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। क्लियर है? लेकिन अगर समझना है तो थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा। ये योग्यताएं कौन कौन सी हैं? योग्यताएं हैं विचारों की विलोम्यता, यानी कि रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी होती है। ठीक है, फिर है संरक्षण, कंजर्वेशन। फिर है तीसरी क्रमबद्धता एवं पूर्ण अंश संप्रत्ययों का उपयोग। तीसरी है क्रमबद्धता और पूर्ण अंश संप्रत्ययों का उपयोग, यूज ऑफ सीरियल ऑर्डरिंग, पार्ट, होल, कॉन्सेप्ट्स। कहने का मतलब देखिए, आपको एक एक चीज़ें यहाँ पर बताते हैं। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है किसी वस्तु को मन ही मन उसके पूर्व आकार से समझने से है। जैसे मैंने कहा कि ये हमने मिट्टी की एक गेंद बनाई, तो अब इससे पहले ये समझ सकते हैं कि ये मिट्टी किस रूप में रही होगी। रिवर्सिबिलिटी मतलब जो उसका आकार है, मन ही मन आप ये सोच सकते हैं गेंद तो ऐसे इससे राउंड में आकर, मतलब इससे राउंड शेप में बनाया गया, लेकिन मिट्टी का आकार ये पहले ही ऐसे था। बात समझ में आ रही है? जैसे और एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से सुनिए, जब भी आप ये जब क्लास ली जाती है तो आप कहते हैं थोड़ा सा जल्दी ये जल्दी करवा दीजिए। जल्दी का मतलब ये है कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, फिर हमने कहा दिया सी पर सही हो जाता है, फिर चलते हैं आगे। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो प्लीज़ आप लोग क्लास मत लिया करिए, क्योंकि जब भी कभी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात होती है तो बिना समझाए वो आगे नहीं बढ़ा जा सकता।
अगर आपको बहुत ही जल्दी मची रहती है तो प्लीज़ आप लोग क्लास मत लिया करिए या फिर ना देखा करिए वीडियो। आप लोग अपना टाइम सेव करिए, फिर एग्ज़ाम हॉल में जा करके टाइम सेव भी करके आइएगा पूरी अच्छे तरीके से, फिर ज़िंदगी भर टाइम तो बचा ही रहेगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपको अभी रिवर्सिबिलिटी की बात बताई कि किसी वस्तु को मन ही मन उसके पूर्व आकार में समझने से है। सिंपल सी बात हम बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल करके। जैसे किसी बालक को गीली मिट्टी की 2 समान गेंदें दे दी जाती हैं, फिर उनके सामने उनमें से एक गेंद को दबा करके लंबा कर दिया जाता है, इस गेंद को लंबा कर दिया जाए। तब यदि बालक ये सोच लेता है कि लंबी गेंद को फिर से मतलब गोल करने पर ये पहले जैसी हो जाएगी, अगर ये यहीं पर समझ लेता है कि ये पहले जैसी हो जाएगी, बात समझ में आ रही है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस बालक में विलोमीयता यानी कि रिवर्सिबिलिटी की योग्यता विकसित हो गई है, उसके पहले आकार में सोचने से है। आपको तीनों योग्यताओं के बारे में हम डिटेल में बता रहे हैं। अब वर्ड तो सुनते होंगे लेकिन उसका मतलब क्या है ये जान लीजिए। ठीक है, अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, ये मतलब संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? संरक्षण का सिद्धांत ये बताता है कि किसी वस्तु, संरक्षण मतलब वो संरक्षित है, कहने का मतलब किसी वस्तु की मात्रा उस वस्तु के आकार में परिवर्तन करने या उस वस्तु को हिस्से या टुकड़ों में विभक्त कर देने पर उसका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। किसी वस्तु की मात्रा पर, चाहे तो इसके आकार में आप परिवर्तन कर दीजिए या उस वस्तु को हिस्से या टुकड़े में बांट दीजिए, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं, 2 आप गेंद लीजिए, एक को ऐसे ही रहने दीजिए और एक को चपटा कर दीजिए, तो क्या होगा? इसकी मात्रा में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये है कंजर्वेशन का सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत। फिर अगला हमने क्या बताया था आपको? तीसरी योग्यता की हमने बात की थी, क्रमबद्धता और पूर्ण अंश संप्रत्ययों का उपयोग। संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट। क्रमबद्धता क्या है? क्रमबद्धता का मतलब है यहाँ पर जो भी वस्तुएं होती हैं उनकी विशेषता के आधार पर, जैसे आकार में अगर बड़ी है तो मैंने कहा कि इसे बढ़ने से छोटे क्रम में आपको रखना है, तो पहले बड़ी वस्तु रखेंगे, फिर छोटी, फिर छोटी छोटी आकार के क्रम में। अगर हमने कह दिया भार के क्रम में, तो पहले सबसे भारी, फिर छोटी, या फिर सबसे मतलब कम भारी होगी, फिर उससे ज़्यादा, फिर थोड़ी सी ज़्यादा। तो जैसी क्रमबद्धता हो, मतलब जैसे क्रम से उन्हें रखने के लिए बोला जाए, आकार हो गया, भार हो गया, मात्रा हो गया, इसके आधार पर वस्तुओं को क्या करना है? सीरियल के रूप में रख देना है। तो यही है क्रमबद्धता। अब फिर उसके बाद पूर्ण और अंश का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? तो पूर्ण और अंश का जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब है कि बालकों में ये योग्यता विकसित हो जाती है कि वस्तुओं को कुछ भागों में बांट करके, पहले तो वस्तु को पूरी तरीके से समझते हैं, फिर उसको बांट करके भी समझना शुरू कर देते हैं और इनसे संबंधित जो भाग होते हैं उस पर भी तार्किक चिंतन करते हैं या उनसे संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो भी वो समझ लेते हैं, उसे सॉल्व कर लेते हैं। कहने का मतलब पूरा क्या है और उसके कितने भाग हैं, कैसे क्या है, उसके बारे में भी ये अपने विचार रखने लगते हैं, वो समझने लगते हैं इन सब चीज़ों को। तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ गई हैं। विलोमीयता, ठीक है, यानी कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट और कॉन्जर्वेशन, और फिर उसके बाद यूज़ ऑफ सीरियल ऑर्डरिंग एंड पार्ट होल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इतनी चीज़ें आपकी हो जाती हैं क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प सही हो जाता है ऑप्शन सी, नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को हम कहते हैं नैतिक तर्कड़ा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? डार्विन, स्किनर, वाइगोत्स्की या फिर ब्रॉन फेन ब्रेनर। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड। देखिए, सांस्कृतिक रूप से जब भी सांस्कृतिक कुछ ऐसी चीज आ जाती है तो विकल्प आपका हमेशा वाइगोत्स्की की तरफ ही जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है उनके सामाजिक सांस्कृतिक, ध्यान रखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होता है। सामाजिक सांस्कृतिक 2 वर्ड आपको भूलना ही नहीं है। जब भी सामाजिक और सांस्कृतिक होगा आप वाइगोत्स्की की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या मतलब है? बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण करने के लिए, या फिर बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, या फिर बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे देना। बाल केंद्रित शिक्षा
ऐसी शिक्षा जिसमें बच्चों को केंद्र में रख करके शिक्षा दी जाए। तो कहने का मतलब विकल्प सी सही हो जाता है, बच्चों को अभिव्यक्ति मतलब कहने का मतलब बच्चों के अंदर जो चीज़ें हैं वो बाहर निकालना और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना और वो एक्टिव होकर के सीखें और जो कुछ भी उनके अंदर है, अंदर की जो एनर्जी है, अंदर की शक्ति, अंदर की चीज़ें वो बाहर निकलें। ठीक है, तो कहने का मतलब बालक के मनोविज्ञान को, सिंपल सा मतलब है कि बालक के मनोविज्ञान को समझ करके उसके अनुसार कि बच्चा कैसा है, उसके अनुसार आपको शिक्षण की व्यवस्था करना है और उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना है, जो कि उसके पढ़ने लिखने में सारी आ रही हैं। उसके मनोविज्ञान को जानना है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी कठिनाइयों को दूर करना है। कहने का मतलब बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं, इन सभी को ध्यान में रख करके शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। इसमें बालक की सक्रिय भागीदारी को महत्व दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। ये बहुत ही रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अधिनायकीय, अनुमतिपरक, सुविधादाता या सत्तावादी। ऑप्शन सी सही हो जाता है, सुविधादाता की, ऑप्शन सी। देखिए एनसीएफ 2005 कहता है कि शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता की होनी चाहिए, कि बच्चों को सुविधा प्रदान करने वाली होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बालक स्वयं ज्ञान का निर्माता होता है, बच्चा स्वयं ज्ञान का अपनी मतलब निर्माण करता है। तो जब ये स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है तो उसको अलग से ठूस करके ज्ञान भर देना उसके दिमाग में, ये चीज़ सही नहीं है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसे सुविधा प्रदान करनी चाहिए, उसे जो ना आ रहा है उसे बताना चाहिए, एक अच्छा सा एनवायरनमेंट देना चाहिए। जो बच्चे में कमी वो देख रहा है अपने अकॉर्डिंग, उसका निवारण करना चाहिए। उसे अच्छी अधिगम परिस्थिति का निर्माण करना चाहिए। जो अधिगम में आने वाली कठिनाइयां हैं उसे दूर करना चाहिए और उन्हें सक्रिय खोज के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, पीछे से उन्हें एकदम से पुनर्बलित करना चाहिए। ये सारी चीज़ें शिक्षक को करनी चाहिए जिससे कि बच्चे को आगे बढ़ने में सुविधा मिल सके, सहायता मिल सके। तो इसलिए इसकी भूमिका क्या होनी चाहिए, शिक्षक की सुविधादाता की होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार कौन है। फ्रॉबेल, डीबी, पियाजे या गिब्स। प्रगतिशील शिक्षा के जनक, बहुत इंपॉर्टेंट, विकल्प कौन सा सही होता है। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से सभी स्टूडेंट रिप्लाई करते रहेंगे। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में लिंक को शेयर करेंगे और चैनल पर नया जुड़ने वाले स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि उन्हें वीडियो डेली मिलती जाए। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, जॉन डेवी। प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डेवी माने जाते हैं। जॉन डेवी संयुक्त राज्य अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद थे। प्रगतिशील शिक्षा पारंपरिक शिक्षा की प्रतिक्रिया का परिणाम है और आपको बता दें प्रगतिशील शिक्षा जो मतलब कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार शिक्षा का जो एकमात्र उद्देश्य है ये बालक की शक्तियों का विकास करना है। बालक के अंदर जो शक्तियां भरी पड़ी हैं उसका विकास करना है और व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया में भी अंतर रखकर इस उद्देश्य को पूरा किया जाना चाहिए। कहने का मतलब जो बालक के अंदर की शक्तियां हैं ये प्रगतिशील शिक्षा की ही अगर हम बात ना करें तो ये सच में शिक्षा का यही उद्देश्य होना चाहिए कि बालक के अंदर की जो शक्तियां हैं उसका विकास करना चाहिए, उसे अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना चाहिए और व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रख करके, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख करके, हर बच्चा अलग है उसके अनुसार उसे शिक्षण की प्रक्रिया दी जानी चाहिए। ये नहीं कि लड़का ये बहुत तेज है और ये बहुत ही मतलब इसे कुछ कई रीज़न हो सकते हैं कि ये बहुत ही तेज़ है और ये इसको उतनी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रख करके बच्चे को शिक्षा दी जाए। इसके अनुसार दूसरी शिक्षण विधि होगी, इसके अनुसार दूसरी शिक्षण विधि होगी और बच्चा दोनों तरीक़ों से अच्छे तरीके से समझ जाएगा और हो सकता है दोनों एक ही लेवल पर आकर के मिलें। लेकिन जब तक हम इंडिविजुअल डिफरेंस की बात नहीं करेंगे, नहीं सोचेंगे तो फिर ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, फिर उसे उचित शिक्षण प्रक्रिया नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो फिर तो एक ही साथ सबको शिक्षा दे दी जाएगी, फिर रिजल्ट कुछ भी हो ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है किसका, व्यक्तित्व का, या पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, या किसी का भी नहीं। विकल्प हमारा यहाँ पर सी सही हो जाता है, बुद्धि का मापन करता है।
स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। और यहाँ पर आपको बता दें सन 1905 में बिने ने अपने सहयोगी जिसका नाम है साइमन, तो साइमन के साथ मिलकर के आधुनिक प्रकार का जो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण ये तैयार किया था। फिर बाद में 1916 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे टरमैन ने अमेरिका के बालकों की बुद्धि मापने के लिए स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का निर्माण किया। तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है? बुद्धि का मापन करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है कितने परीक्षण? वेरी गुड ऑप्शन, यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, 5 उप परीक्षण है। ऑप्शन बी सही हो जाता है, 5 उप परीक्षण है। भाटिया बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षण होते हैं, जिसमें आपको ये 5 परीक्षण जानने की जरूरत नहीं, बस इतना जानते रहिए 5 उप परीक्षण होते हैं। जैसे देखिए इसमें कोज ब्लैक डिज़ाइन टेस्ट होता है, पास अलोंग टेस्ट होता है, पैटर्न डिज़ाइन टेस्ट होता है, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट होता है, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट होता है। तो ये 5 प्रकार के ये होते हैं उप परीक्षण भाटिया बैटरी परीक्षण में। मतलब एक ये पूरा परीक्षण होता है तो इसमें 5 उप परीक्षण होते हैं। मतलब ये 5 परीक्षण अगर आपने कर लिया तो ऐसा रिजल्ट, ये रिजल्ट, वो इस तरीके से नहीं होता। जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो मेन तो होता है हम क्या दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उसके साइड में इतने इतने टेस्ट दे देते हैं, तो उसी तरीके का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। एक बच्चे की आयु 12 वर्ष है और बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? चलिए जल्दी से निकालिए। तो IQ इज इक्वल टू होता है, क्या होगा, मेंटल एज अपॉन क्या होगा, रियल एज मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है। तो मानसिक आयु जो बुद्धि लब्धि होती है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक बच्चे की आयु 12 वर्ष है। एक बच्चे की आयु कितनी है? 12 वर्ष है और बुद्धि लब्धि 75 है। तो 75 बराबर मानसिक आयु पूछा जा रहा है, तो मानसिक आयु को यहीं पर छोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, मानसिक आयु को यहाँ पर अगर हम छोड़ दिए तो बटा 12, मानसिक आयु ऐसे रखते हैं तो रियल आयु कितनी है? 12 है, फिर 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। और मानसिक आयु को यहाँ पर अगर छोड़ देते हैं, पहले तो यहाँ पर अगर हम कट पिट कर लेते हैं थोड़ा सा, तो क्या होगा, चलिए मानसिक आयु यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो 75 गुणे 12 बटा 100 हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर हो गया, क्योंकि 12 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 75 गुणे 12 बटा 100 हो जाएगा। तो अब इसमें अपना कट पिट करिए, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, कितना हो गया, मानसिक आयु कितनी हो गई? 9 वर्ष हो गई। तो विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, 9 वर्ष। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अल्फ्रेड बिने, गार्डनर, गाल्टन या ब्लूम? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, हार्वर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत ये दिया गया था गार्डनर के द्वारा। कब दिया था इन्होंने? 1983 में दिया था, 1983 में दिया था। और इस सिद्धांत के द्वारा बुद्धि की जो अवधारणा है इसको और अधिक मतलब अच्छी तरीके से परिभाषित किया गया। और इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? कितने? 7। आपको ये बता दें, गार्डनर ने कहा कि बुद्धि का जो स्वरूप है वो सिंगुलर ना होकर के प्लूरल होता है। कहने का मतलब इसका स्वरूप एकाकी ना होकर के बहुप्रकारी होता है। क्या होता है? एकाकी ना होकर के बहुप्रकारी होता है। उसने कुल 7 तरह की बुद्धि बताते हुए कहा कि ये सातों बुद्धि परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं और प्रत्येक के क्रियाशील होने का जो ढंग होता है अलग अलग होता है। यानी कि ये सभी एक नहीं होती, सब अलग अलग होती, और इनके कार्य करने का ढंग भी सातों का अलग अलग होता है। बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने जो 7 प्रकार बताए हैं, कौन कौन सी है? भाषाई बुद्धि, ठीक है, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शरीर गतिकी बुद्धि, संगीत बुद्धि, व्यक्तिक आत्मबुद्धि, और यहाँ पर व्यक्तिक पर बुद्धि की बात की इन्होंने। ठीक है, चलिए अब अलग अलग की डेफिनेशन अलग अलग है, तो यहाँ पर इसको यहीं पर रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहिर्मुखी व्यक्ति वो होते हैं जो सामाजिक व मित्रवत होते हैं, तनाव रहित या दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, ये दोनों होते हैं। यानी कि बहिर्मुखी व्यक्ति सामाजिक व मित्रवत होते हैं और तनाव रहित रहते हैं।
बहुत सारे इनमें गुण होते हैं। कहने का मतलब कौन कौन से गुण? चिंता मुक्त होते हैं, सामाजिक होते हैं, मित्रवत होते हैं, तनाव रहित होते हैं, आशावादी होते हैं, व्यावहारिक होते हैं, आहंगवादी भी होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं। इनमें नेतृत्व की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है, साहसिक होते हैं, आक्रामक भी होते हैं और लोकप्रिय प्रकृति के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, या आनुवंशिकता और वातावरण का? तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का एक ही सही जवाब हो सकता है जहां पर दोनों चीजें जुड़ी हों, आनुवंशिकता और वातावरण। विकल्प यहां पर आपका सी सही हो जाता है। तो मानव व्यक्ति आनुवंशिकता और वातावरण की अंतः प्रक्रिया का परिणाम होता है। दोनों के इंट्रैक्शन से चीजें बनती हैं। चीजें कौन सी बनती हैं? जो व्यक्ति की पर्सनालिटी होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और इससे रिलेटेड बहुत सारी हमारी जो परिभाषाएं हैं। आनुवंशिकता हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है। लैंडिस ने एक परिभाषा दी थी, जो इनकी परिभाषा ये काफ़ी फेमस है। तो लैंडिस के अनुसार आनुवंशिकता हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है और इन क्षमताओं के विकसित होने के अवसर हमें वातावरण से मिलते हैं। ये तो हमें विकसित होने की क्षमताएं तो प्रदान करता है और इन क्षमताओं के विकसित होने का जो अवसर होता है ये हमें वातावरण से मिलता है। आनुवंशिकता हमें क्रियाशील, एक कार्यशील पूंजी देती है और परिस्थिति हमें इसको निवेश करने का अवसर प्रदान करती है। ये पूंजी तो देती है लेकिन ये हमें निवेश करने का अवसर प्रदान करती है। कौन? पर्यावरण। तो बात उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगला है, इदम, अहम व पराहम किस संरचना के भाग हैं? कुछ सोचना ही नहीं, विकल्प आपका बी सही हो जाता है, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के प्रथम व्यापक सिद्धांत की रचना करने का श्रेय किसे जाता है? सिगमंड फ्रायड को। किसे जाता है? सिगमंड फ्रायड को। ठीक है। और इन्होंने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, साइको एनालिटिक थ्योरी। किस सिद्धांत का? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के दो मुख्य संप्रत्यय हैं, कॉन्सेप्ट हैं। कौन कौन से आपको यहां पर बताते हैं। पहला इधर चलता है चेतन, अर्धचेतन व अचेतन। दूसरा चलता है इदम, अहम और पराहम। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका कि इन्होंने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए जब ये सिद्धांत दिया, किसको स्पष्ट करने के लिए? व्यक्तित्व को। तो ये किस संरचना के भाग हैं? व्यक्तित्व के भाग हैं। क्लियर हो गया? पर्सनैलिटी। हमारा अगला प्रश्न है, रोशा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? रोशा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग, वेरी गुड, ऑप्शन ए सही हो जाता है, व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व मापन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है और ये एक प्रक्षेपी विधि है। प्रक्षेपी विधि, प्रक्षेपी विधि है। अब प्रक्षेपी विधि किसे कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मेथड। अब इसका तो मैंने अंग्रेजी बता दिया है क्या ये। चलिए ये भी देख लेते हैं। प्रक्षेपी विधि में क्या होता है कि जैसे प्रक्षेपण आदमी करता है, तो प्रक्षेपण कोई चीज़ देखता है तो उसके बारे में जो कुछ भी वो बताता है, कहने का मतलब होता है, व्यक्ति जो कुछ भी बताता है कहने का मतलब उसके अंदर जो चीज़ें चल रही होती वही उसको प्रक्षेपित करता है। तो प्रक्षेपण में व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दूसरे के व्यवहार में आरोपित कर देता है, दूसरी चीज़ों को देखने में आरोपित कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर कुछ डायग्राम बना रखा है तो कोई शेर देखेगा, कोई भालू देखेगा, कोई खरगोश देखेगा, जिसके अंदर में जैसा चल रहा होता है उसी तरीके से देखता है। फिर उसके बाद उसके व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है कि ये व्यक्ति इस व्यक्तित्व का है या इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा होता है। चलिए, और आपको यहाँ पर बता दें, जो ये रोशा इंक ब्लड टेस्ट है इसका निर्माण हरमन रोशा ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में किया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में किया था। कौन किया था? हरमन रोशा ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत को किसने पेश किया? भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांतों को किसने पेश किया? पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर या चॉम्स्की? विकल्प डी सही हो जाता है। जब भाषा विकास की बात आती है चॉम्स्की का नाम आता है। इन्होंने माना कि प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित और जन्मजात खाका होता है। मतलब कि प्रत्येक
शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक मतलब अंतर्निहित, वो पहले से अंदर से ही होती है और जन्मजात वो चीज़ें होती हैं कि जैसे कि मतलब भाषा विकास हो सके, जिसे हम कहते हैं सार्वभौम व्याकरण। सार्वभौम व्याकरण वो अंतर्निहित होता है और जन्मजात मिलता है, ये मानते हैं चॉम्स्की। तो यूनिवर्सल ग्रामर ये सभी बच्चे के अंदर होता है, ऐसा ये मानते हैं, यही ये सिद्धांत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यक्तिक विभिन्नता का क्या मतलब है? व्यक्तिक विभिन्नता का क्या मतलब है? विकल्प के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए, दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, बिल्कुल नहीं। कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, या फिर क्या है? चलिए, वेरी गुड, विकल्प यहाँ पर बी ही सही हो जाता है। कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो व्यक्तिक विभिन्नता का मतलब यही है। अगला प्रश्न, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि या ये सभी? वेरी गुड, विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, ये सभी आते हैं। जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके अंतर्गत सभी प्रकार के प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, तीव्र बालक, शारीरिक दृष्टि से विकलांग बालक, समस्यात्मक बालक की भी कैटेगरी बनी हुई है, सामाजिक दृष्टि से कुसमायोजित बालक या संवेगात्मक असंतुलित बालक या फिर अपराधी बालक, ये सभी विशिष्ट बालकों की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? ध्यान से अब देखिएगा। समावेशीकरण, सबका मतलब सबका समावेश हो, सबको एक साथ लेकर के आगे बढ़ा जाए। सबका मतलब बच्चों का। विकल्प यहां पर हमारा डी सही हो जाता है। संवेदनशीलता, समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता सबसे आवश्यक है। विकल्प के अकॉर्डिंग जितने ऑप्शन आपके हैं, ये संवेदनशीलता समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक और अन्य जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं समकक्षी स्तर पर होना चाहिए, ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को समाज के अन्य सदस्यों से अलग ना समझ सकें और समाज में अपने आप को समायोजित कर सकें। कहने का मतलब वो अपने आप को ऐसा मत फील कराए कि वो अपने आप को अलग फील कर सकें और उनमें एक कुंठा की भावना विकसित हो जाए, फिर आगे वो विकास ही ना कर पाएँ और शिक्षा ही ना ग्रहण कर पाएँ। तो ये इन सब चीज़ों के लिए सबसे ज़रूरी है। मैंने एक-एक चीज़ें आपको बता दी। ये संवेदनशीलता बस क्लासरूम तक ही नहीं, समाज में भी, समुदाय में भी, परिवार में भी, विद्यालय, शिक्षक और सभी में ये होनी चाहिए, ये संवेदनशीलता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला है, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है कहाँ पर? राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून, मुंबई, कोलकाता या सिकंदराबाद? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, कोलकाता में। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय दृष्टि, जो मतलब राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान है, ये है देहरादून में। सिकंदराबाद में क्या है? राष्ट्रीय मानसिक, क्या है? राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान है। मुंबई बसता है, मुंबई के बारे में भी जान लेते हैं। राष्ट्रीय श्रवण विकलांगता संस्थान मुंबई में है। फिर से एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान यह है कोलकाता में। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान है कहां पर? देहरादून में। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहां पर है? सिकंदराबाद में। और राष्ट्रीय श्रवण विकलांगता संस्थान कहां पर है? मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, डिस्लेक्सिया संबंधित है। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? ये मानसिक विकार है, गणितीय विकार, पठन विकार या व्यवहारिक विकार? विकल्प कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, पठन विकार। ऑप्शन सी, पठन विकार। तो डिस्लेक्सिया एक पठन संबंधी विकार है जिसमें बालकों को अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है, उनका अधिगम बाधित होता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस विकार को दूर करने के लिए शिक्षक को मौखिक कार्य और पर्याप्त अभ्यास पर बल देना चाहिए।
जिससे कि वो उनका ये विकार खत्म हो सके। और आपको बता दें ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सभी कोई भी टेट का एग्जाम हो, कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम हो, ये डिसलैक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्फेजिया, ये सारे पूछे जाते हैं और आपको हम एक एक करके सारी चीज़ें बता भी चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान होता है डिसलैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्नोमिया या डिस्टोपिया। विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, डिस्टोमिया। बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान ये डिस्नोमिया कहलाता है। डिस्नोमिया एक आप कह सकते हैं अधिगम अक्षमता है, सीखने में जो विकार आता है अधिगम अक्षमता है, जिसे याददाश्त में शब्द, नाम, संख्या आदि रखने में कठिनाई के द्वारा चिन्हित किया जाता है। इससे जो पीड़ित बच्चा होता है प्रश्न में शब्द का विस्तृत विवरण प्रदान कर सकता है, लेकिन उसका सही नाम याद नहीं कर सकता। अच्छा ये ऐसी चीज़ें थी और उसके बारे में ऐसा है, ये चीज़ें वो कुछ ऐसा ही है, मतलब हाँ इसके बारे में ऐसा है, लेकिन वो शब्द नहीं बताएगा बात किसकी कर रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जैसे आप लोग कहते हैं ना शब्द मन में है, याद नहीं आ रहा, मुंह में है। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है? ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है? ओके, ऑप्शन बी सही हो जाता है, दृष्टिबाधित के लिए। ब्रेल लिपि का निर्माण दृष्टिबाधित विद्यार्थियों या व्यक्तियों को पढ़ने के लिए किया जाता है। ये एक नई तकनीकी है और जिसका निर्माण 1821 में एक फ्रांसीसी शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम है लुई ब्रेल। जिनका नाम क्या है? लुई ब्रेल है। तो इनके द्वारा किया गया और इन्हीं के नाम पर इनके द्वारा बनाई गई लिपि क्या कहलाई? ब्रेल लिपि कहलाई। क्या कहलाती? ब्रेल लिपि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। अगला प्रश्न है, हृदय विकार के साथ कौन सी आनुवांशिक समस्या संबंधित है? टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म या ADHD। विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, डाउन सिंड्रोम। देखिए डाउन सिंड्रोम की कंडीशन कब आती है? डाउन सिंड्रोम जिसे हम ट्राइसोमी 21 के नाम से जानते हैं। ट्राइसोमी 21 मतलब यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या 3 हो जाती है, जैसे कि पेयर में 2 ही होनी चाहिए, यहाँ पर एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। ये आप समझिए, ये एक आनुवांशिक समस्या है, आनुवांशिक विकार है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम वाले लोगों में लगभग हमेशा शारीरिक और बौद्धिक विकलांगता होती है और आपको बता दें जो वयस्क होते हैं उनमें भी मानसिक क्षमता आमतौर पर 3 से लेकर के 9 वर्ष के बच्चों के समान होती है। आमतौर पर इनकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती, इम्यून सिस्टम होता है, वो कमज़ोर होता है। ऐसे व्यक्तियों में जन्मजात हृदय रोग लगभग 40% होने की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त इनमें मिर्गी भी, ल्यूकेमिया, थायराइड रोग और मानसिक विकार जैसे रोग भी होते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में हृदय के अलावा जो हृदय विकार है इसके अलावा भी और रोग होते हैं जो मैंने आपको बताए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सृजनशीलता का मुख्य तत्व कौन सा नहीं है? मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता या फिर लचीलापन। ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, सृजनशीलता में ऑप्शन बी अनुशासन। ठीक है, अनुशासन जो है ये सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है। सृजनशीलता के द्वारा जो भी आपके पास संसाधन होते हैं, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध होती हैं, उससे एक नए विचार का जन्म दिया जाता है, नए आइडियाज़ का जन्म दिया जाता है। ठीक है, नए आइडियाज़ का जन्म दिया जाता है, इसे हम कहते हैं सृजनशीलता। यानी कि इसमें नई आइडियाज़, नई चीज़ें, नई मतलब सब कुछ एक मतलब आप कह सकते हैं कि ओरिजिनल चीज़ें, क्रिएटिविटी इसमें झलकती है, तो वो निकल कर के सामने आती है। नए विचार हो गए, नई चीज़ें हो गई, नई कुछ भी आप चीज़ें बना रहे हैं, कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, वो सब आ जाता है सृजनशीलता में। तो इसमें मौलिकता होती है, आप कुछ ना कुछ नया बनाते हैं। धारा प्रवाहिता होती है, लचीलापन होता है, स्वतंत्रता होती है, उत्सुकता होती है, लेकिन इसमें अनुशासन इसका प्रमुख तत्व नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सृजनात्मक मुख्य रूप से फिल इन द ब्लैंक से संबंधित है। आपको यहाँ पर भरना है मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन या फिर अबसारी चिंतन। विकल्प कौन सा सही होगा?
बहुत बढ़िया। विकल्प यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करा रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, वो सभी एग्जाम में आए हुए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में 100% यहाँ से आएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए फटाफट से एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में लिंक को शेयर कर देंगे जिससे सभी तक वीडियो पहुंच सके। और आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है और दूसरे बच्चों को ये पता चलता है कि हाँ ये वीडियो उनके लिए कितना रिलेवेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, अपसारी या बहुविध चिंतन। बहुविध लिखा है ना, तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपचारी चिंतन से संबंधित है। जब किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर दिया जाता है तो इसे हम कहते हैं अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन को एक और क्वेश्चन इससे पूछा गया है। अपसारी चिंतन को हम और किस चिंतन के नाम से जानते हैं? तो आउट ऑफ द बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। मतलब बॉक्स से बाहर निकल करके आप सोचिए, मतलब कुछ अच्छा सोचिए, कुछ अलग सोचिए, कुछ क्रिएटिव करिए। बात समझ में आई? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं, ये उदाहरण किसका है? दमन, प्रतिगमन, यौक्तिकीकरण या फिर प्रतिक्रिया निर्माण। विकल्प यहां पर हमारा सी सही हो जाता है, यौक्तिकीकरण। अंगूर खट्टे हैं, आपको बता दें, एक सिंपल सी बात बताते हैं। यौक्तिकीकरण का मतलब होता है, ये मतलब एक मनोवैज्ञानिक रूप से रक्षा प्रणाली होती है, बचाव करने की प्रणाली होती है, रक्षा प्रणाली जिसे कहते हैं। जैसे आपको बता दें, जिसमें कोई ऐसा व्यवहार हो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद हो चुका हो, तो उसको तार्किक रूप से उचित ठहरा दिया जाता है। उचित ठहराने की पूरी कोशिश की जाती है। जो ऐसा विवाद जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा विवादास्पद आपका जब व्यवहार है या फिर जो ऐसी चीज़ें होती हैं, उसको उचित ठहराने की कोशिश की जाती है और परिणाम के अनुसार कारण को व्यक्त किया जाता है। परिणाम अगर आपका अच्छा होता है तो कारण अच्छा व्यक्त कर दिया जाएगा, परिणाम अगर खराब आता है तो कारण को खराब व्यक्त कर दिया जाएगा। मतलब परिणाम के अकॉर्डिंग चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है वहाँ पर, अब खुद को बचने के लिए। बात समझ में आ रही है? ये होता यौक्तिकीकरण, युक्ति निकालने से मतलब है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है, इतना आप समझिएगा, युक्ति निकालने से थोड़ी सी ट्रिक आपको बता रहे हैं। कभी कभी अर्थ से ना जाकर के थोड़ा सा उसके मतलब वर्ड वगैरह जो कुछ भी लिखे होते हैं उससे थोड़ा सा मतलब निकाल लेते हैं अपने फायदे के लिए, समझने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? विलियमसन, थॉर्न, रोजर्स या कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन बी सही हो जाता है, थॉर्न है। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता एफ सी थॉर्न है। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता न तो अधिक सक्रिय होता है और न ही अधिक निष्क्रिय होता है। जो संकलनात्मक परामर्श होता है तो इसमें इस प्रकार के परामर्श में जो परामर्शदाता होता है ना तो अधिक एक्टिव होता है ना ही इनएक्टिव। अगला क्वेश्चन, सीखना क्या है? सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है या फिर व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या फिर ये सभी? तो विकल्प यहाँ पर हमारा डी से हो जाता है, ये सभी आता है इसमें। अधिगम और सीखना ये सतत रूप से कैसी प्रक्रिया है? सतत रूप से चलने वाली ये प्रक्रिया है। ये जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। आप कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं। सीखने की गति में वातावरण के अनुरूप परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर आपको बता दें, ये प्रश्न पूछा गया है, अधिगम प्रक्रिया में कितने तत्व निहित होते हैं? तो मुख्यतः 2 तत्व निहित होते हैं। कौन कौन से? एक आपकी मैच्योरिटी, परिपक्वता जो होती है, और दूसरा होता है पूर्व अनुभवों से प्राप्त परिणाम। जैसा रिजल्ट आता है फिर आप उसी एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ते हैं। और मैच्योरिटी आपके समझने की, जानने की जो एक कह सकते हैं कि एक लेवल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, व्यवहार का जो करना पक्ष है, व्यवहार का जो करना पक्ष है वो किस में आता है?
सीखने की गति कॉग्निटिव क्षेत्र में, या सीखने की मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, संज्ञानात्मक या भावात्मक, सॉरी, विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है। सीखने का जो करना पक्ष है, कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप में मोशन है, कुछ ना कुछ गति है आप में, तो सीखने की गति कॉग्निटिव क्षेत्र में आता है। व्यवहार जो करना पक्ष है, सीखने के शरीर गतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपको बता दें, शरीर गतिक क्षेत्र के अंतर्गत शारीरिक संचालन, शारीरिक क्रिया, शरीर पर नियंत्रण, ये सभी क्रियाएं आती हैं, जिसके माध्यम से ही व्यक्ति व्यवहार करता है। इन्हीं के माध्यम से ही व्यवहार किया जा सकता है और इन्हीं के माध्यम से व्यक्ति व्यवहार करता भी है। बात समझ में आई? उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। क्लियर? बहुत बढ़िया। देखिए, हम आपको उतनी चीजें ही समझा रहे हैं, बहुत डिटेल में करके, ये वीडियो को बहुत लंबा नहीं करने के मूड में है। उतनी चीजें समझा रहे हैं जिससे कि आपका यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो जाए और हम आगे की तरफ बढ़ चलें। पॉइंट भी क्लियर हो जाए, उत्तर भी समझ में आ जाए और आपके एग्जाम में आपको हेल्प भी मिल जाए। बात समझ में आई? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? अधिगम का क्षेत्र कौन सा नहीं है? संज्ञानात्मक हो गया, भावात्मक, क्रियात्मक या आध्यात्मिक? बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, आध्यात्मिक है। अधिगम के मुख्यतः 3 ही क्षेत्र होते हैं, संज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है, क्रियात्मक होता है। ये आध्यात्म जो है, आध्यात्मिक होना, ये अधिगम का भाग नहीं है। यह आपका सामाजिक और पारिवारिक परिवेश है। सामाजिक और पारिवारिक परिवेश है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन कौन सा सही हो? कोहलर, थॉर्नडाइक, पैवलव या स्किनर में से ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है, थॉर्नडाइक है। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। और आपको बता दें, इसे और किस नाम से जानते हैं? प्रयास और भूल सिद्धांत के अलावा इसे हम जानते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जानते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी इसे कहते हैं। इसके लिए थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया? तो आपका उत्तर होगा बिल्ली पर। ठीक है। और सिद्धांत के अनुसार त्रुटि जो भूल करते रहने से धीरे धीरे किसी कार्य को करने की परिपक्वता आ जाती है। आप बार बार भूल करते रहेंगे और साथ ही साथ में भूल करते रहेंगे, लेकिन प्रयास को नहीं छोड़ेंगे तो काम आप सीख जाएंगे। बस यही है, अधिगम की प्रक्रिया में यही होता है, लास्ट में आप सीखते कैसे हैं। तो इनका मतलब है आप प्रयास करते रहिए तो चीज़ें सीखने में आ जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्न में से कौन सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? मुख्य नियम में कौन सा शामिल नहीं? तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम और प्रभाव का नियम। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी से रिप्लाई करिए। विकल्प यहाँ पर सीखने के मुख्य नियम में ऑप्शन सी सही हो जाता है, बहुअनुक्रिया का नियम। आपको पता है थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर सीखने के कुछ नियम प्रतिपादित किए। इन नियमों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक है मुख्य नियम, एक मुख्य नियम है, दूसरा गौड़ नियम। तो मुख्य नियम के अंतर्गत आपके 3 नियम आते हैं। कौन कौन से? पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। ठीक है। और गौड़ नियम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पहला तो है ये बहुअनुक्रिया का नियम, फिर है मानसिक स्थिति का, पहला बहुअनुक्रिया का नियम, दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम और चौथा है सादृश्य अनुक्रिया का नियम। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चलिए जल्दी से रिप्लाई करिए। स्किनर, पैवलव, थॉर्नडाइक या फिर कोहलबर्ग? विकल्प कौन सा सही होगा आप जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, पैवलव के द्वारा सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ठीक है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत भी कहा जाता है। संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत भी कहा जाता है।
इसके अनुसार क्या है, सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है, क्लासिकल कंडीशनिंग। विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, पैवलव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? थॉर्नडाइक, कोहलर, पैवलव या वुडवर्थ? बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, कोहलर। कोहलर सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं और इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम मात्र किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं बल्कि अचानक आई सूझ से होता है। ये मानते हैं कि प्रशिक्षण से नहीं होता, नहीं, ऐसा पूरा नहीं मानते कि पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से प्रशिक्षण से अधिगम नहीं होता है। ठीक है, ये मानते हैं कि अचानक आई सूझ के द्वारा अधिगम होता है, सीखना अचानक आई सूझ के द्वारा होता है। इसीलिए इसे आहा सिद्धांत भी कहा जाता है कि मतलब आ गया, वाह क्या बात है, मतलब आहा आ गया जल्दी से, मतलब समझ में आ गया। सूझ, जब परिस्थितियां जैसे बनती हैं फिर आपकी जो सूझ होती है उसी के हिसाब से आप कुछ नया सीखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? यहां पर फिल इन द ब्लैंक होगा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय फिल इन द ब्लैंक द्वारा दिया गया था। टॉलमैन, वैन, थॉर्नडाइक या कोहलर? ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, वैन के द्वारा। प्रेक्षणात्मक अधिगम का जो संप्रत्यय है, संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, अल्बर्ट बैंडोरा के द्वारा दिया गया। एक प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय का मतलब ये देखिए, इसका निर्माण, जो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय, इसका निर्माण दूसरों के व्यवहारों को प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्व, प्रेक्षण करने से होता है। बात समझ में आ रही? दूसरों के व्यवहारों को ऑब्जर्व करने से होता है। इसे पहले अनुकरण कहा जाता था। बैंडोरा ने कई प्रायोगिक अध्ययनों में प्रेक्षणात्मक अधिगम की बहुत ही विस्तृत, मतलब बहुत ही ज्यादा खोजबीन की। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, इसीलिए इसे कभी कभी क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम कहा जाता है। कभी कभी इसे सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। देखिए, हमारे सामने कई ऐसी सामाजिक स्थितियां आती हैं जिनमें ये ज्ञात नहीं रहता कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में हम दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों का प्रेक्षण करते हैं और उन्हीं की तरह व्यवहार करते हैं कि उन्होंने अच्छा इस परिस्थिति में क्या किया था, कैसे किया था, कैसे इस कंडीशन से उबर पाए थे, कैसे उनके साथ अच्छा हुआ, कैसे वो अच्छा कर पाए, तो उसे हम देखते हैं, फिर उसी तरह हम काम करते हैं। क्लियर है? चलिए, अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम कौन सा है? चलिए, विकल्प आप सभी के सामने, आराम से ध्यान से आप ऑप्शन पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सही क्रम है वो कौन सा है? चलिए, आपको 2 से 4 सेकंड का टाइम देते हैं। 2 से 4 क्या, 6 से 8 सेकंड का टाइम देते हैं। बहुत बढ़िया, विकल्प यहां पर हमारा डी सही हो जाता है, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। आपको सबसे पहले बताते हैं, बेंजामिन एस ब्लूम, किसने? ब्लूम ने, बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में बांटा है। ब्लूम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने क्या किया, तो आप कहेंगे शिक्षण उद्देश्य के बारे में इन्होंने बात की है, शिक्षण उद्देश्यों को इन्होंने बताया है, शिक्षण उद्देश्यों को इन्होंने वर्गीकृत किया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला है संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, दूसरा है भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, तीसरा है मनोगत्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। तो 3 ये क्षेत्र, मतलब 3 उद्देश्य इन्होंने बांटे हैं। तीनों के क्षेत्र आपको बता दिए, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। और आपको बता दें, ब्लूम ने 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को फिर से वर्गीकृत किया। कितने भागों में? 6 भागों में। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र को जो 6 भागों में बांटा वो कौन कौन से हैं आपको बताते चलते हैं। ज्ञान है पहला, दूसरा अवबोध है, तीसरा अनुप्रयोग है, चौथा विश्लेषण है और फिर संश्लेषण है, मूल्यांकन है। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं?
कौन कौन से अंग होते हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या ये सभी? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन डी सही हो जाता है। शिक्षण प्रक्रिया के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षार्थी। और आपको बता दें जो छात्र होता है, शिक्षार्थी, ये शिक्षण प्रक्रिया में केंद्र पर होता है। मतलब जैसे यहाँ पर अगर केंद्र में रखा जाए तो यहाँ पर छात्र होगा और बाकी यहाँ पर शिक्षक होगा, ठीक है, पाठ्यक्रम होगा, शिक्षण प्रक्रिया होगा, लेकिन सभी का केंद्र बिंदु, मतलब आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक शिक्षक होने के नाते छात्र हमेशा सेंटर में रहेगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको करना ही करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको शिक्षण प्रक्रिया रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मतलब पढ़ाना है, उसी के जो जितना भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, जैसा जैसे बच्चा है जिस हिसाब से सीख पाता है आपको उसी हिसाब से सिखाना है। जैसे शिक्षण विधि का प्रयोग करने से उसकी समझ में आ रहा है वैसे ही आपको करना है, उसकी मनोदशा के अकॉर्डिंग करना है, तो सब कुछ शिक्षार्थी के अकॉर्डिंग ही करना है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है कौन सा है? बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल या उपरोक्त में से कोई नहीं? विकल्प हमारा यहाँ पर कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, रचनावादी मॉडल है। ऑप्शन बी सही हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी रचनावादी मॉडल। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों में सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है वो रचनावादी मॉडल कहलाता है, क्योंकि मतलब इस मॉडल में बच्चों को कार्य करने की स्वतंत्रता होती है, बच्चे स्वतंत्र होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों में सृजनशीलता की उत्पत्ति होती है। रचनावादी मॉडल में बच्चे स्वतंत्र होते हैं, जब स्वतंत्र होकर के कुछ काम करते हैं तो उसमें कुछ क्रिएटिविटी निकल करके सामने आती है। जब आप प्रेशर डालेंगे तो आपके अकॉर्डिंग ही बच्चा करेगा, जब आपके अकॉर्डिंग करेगा तो जैसा आपने सोच रखा रिजल्ट तो वैसा ही आएगा ना। लेकिन जब आप स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे उसे तो बच्चा ऐसा कुछ करेगा जिससे कि वहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा निकले, मतलब एक क्रिएटिविटी झलक करके आएगी। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? व्यवहारवादी, सृजनवादी, संरचनात्मक या फिर मानवतावादी? विकल्प यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, सृजनवादी उपागम। ऑप्शन बी सही हो जाता है, सृजनवादी उपागम। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम है सृजनवादी उपागम। यह उपागम इस सिद्धांत पर आधारित है कि अधिगमकर्ता अपने ज्ञान का पूर्व अनुभवों के आधार पर एवं सामाजिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके सृजन करता है। बात समझ में आई? सृजनवादी जो उपागम है, ये उपागम इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जो सीखने वाला है अपने ज्ञान का पूर्व अनुभव के आधार पर एवं सामाजिक वातावरण, जो समाज में वातावरण है, सामाजिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके, जो आपके पास पहले का अनुभव, पहले का ज्ञान है, फिर जो समाज में चल रहा है, दोनों के इंट्रैक्शन से, दोनों को मिक्स करके, दोनों के साथ एक वो अंतःक्रिया करके सृजन करता है। ठीक है, और इस उपागम में अध्यापक की भूमिका मात्र एक सहायक के रूप में होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कौन सा है देख लेते हैं। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, फिल इन द ब्लैंक, किसका विकास? व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या लैटिन स्कूल? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, किंडरगार्टन। ऑप्शन सी सही हो जाता है, किंडरगार्टन। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबेल का जो महत्वपूर्ण योगदान था, यह था किंडरगार्टन का विकास। किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? बच्चों का बगीचा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे और जल्दी से एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देंगे, जिससे कि सभी तक वीडियो पहुंच सके और मेरी मेहनत सफल हो सके। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, फटाफट से प्यार से वीडियो को लाइक करना है, जिस तरीके से आप लोग प्यार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है?
एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? विकल्प कौन सा सही होगा? उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े, बिल्कुल गलत है। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। एक शिक्षक को साधन संपन्न होने का मतलब उनके अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, विकल्प आपका सी सही हो जाता है। शिक्षक का साधन संपन्न होने का मतलब है उसके पास पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, पर्याप्त ज्ञान की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए अर्थात शिक्षक को उन सभी शैक्षिक गुणों एवं कौशलों से परिपूर्ण होना चाहिए जिससे शिक्षण कार्य सुगम रूप से चलता हो। शैक्षिक गुण और कौशल से परिपूर्ण होना चाहिए, यही इनकी धन संपदा है, ठीक है। और साथ ही साथ छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए पूर्ण ज्ञान होना शिक्षक के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? विकल्प कौन सा सही होगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासित स्वभाव। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सबसे ज्यादा बढ़ावा देता है? तो प्रतिस्पर्धा वाली क्वालिटी, क्योंकि शिक्षकों में प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति होने पर बेहतर शिक्षण कार्य करने के प्रति प्रतिबद्धता होगी, बेहतर सोचेंगे कि हम इनसे बेटर हों, इनसे बेटर हम कैसे होंगे? जब अच्छे तरीके से शिक्षा देंगे, जब अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे तो ये बच्चों में अच्छे तरीके से एक मैसेज जाएगा, ठीक है। तो कंपटीशन जब होता है, कंपटीशन चाहे तो टीचर के बीच में होता है कि अच्छा हमें हेड अच्छा समझे, या फिर ये होता है कि अगर हम अच्छा करेंगे तो बच्चे अच्छा समझेंगे और फिर बताएंगे कि ये ज़्यादा हमें पसंद करते हैं, एक कंपटीशन होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है। जितने भी क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं सभी एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिपीट किए गए क्वेश्चंस का कलेक्शन आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। आगे आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, कई क्वेश्चन आएंगे। अब देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो ऐसा इम्पॉसिबल है कि आगे आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाए। मन का मानचित्रण संबंधित है किससे? मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? साहसिक कार्यों की क्रिया और योजना, मन का चित्र बनाने से, या फिर मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ऑप्शन यहां पर हमारा सी से हो जाता है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का मानचित्रण इसका मतलब होता है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अतः अर्थ के अनुसार अगर हम चलते हैं तो किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना, यही होता है मन का मानचित्रण। अगर हम इसके अर्थ पर चलते हैं तो किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना चाहिए, यही होता मन का मानचित्रण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की, विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक या सामाजिक। जहां पर वाइगोत्स्की आ जाते हैं बिना आंख मूंदे, मतलब खुली आंखों से, आप विकल्प डी को सही करेंगे। विकल्प डी यानी कि जो सामाजिक चीज दिख जाती है उस पर आप जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन यहां पर हमारा डी सही हो जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या उसके सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में करनी चाहिए। बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के आधार पर होता है। किसी बालक का सामाजिकरण जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हुआ रहता है उसी के अनुरूप उसमें भाव, विचार, दृष्टिकोण और मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। समझ में आई? बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है?
ड्रेवर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक या वुडवर्थ? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है बी, मैकडूगल ने। ऑप्शन बी सही हो जाता है, मैकडूगल। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है। परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा करने की प्रबल इच्छा का अनुभव करने के लिए ये बाध्य करती है। आपको बता दें, मैकडूगल का मूल प्रवृत्तियों का जो वर्गीकरण है मौलिक और सर्वमान्य है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने एक मतलब शारीरिक क्रियाओं के आधार पर 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची दी है और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग बताया है। तो यहाँ मूल प्रवृत्ति से रिलेटेड संवेग भी पूछा जाता है। 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, उससे रिलेटेड 14 संवेग इन्होंने बताया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? थॉर्नडाइक, मैस्लो, गिलफोर्ड या कॉफका? ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, मैस्लो। आपको बता दें, मैस्लो पिरामिड या मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम किसके द्वारा दिया गया है? यह है अब्राहम मास्लो के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया। देखिए, मास्लो पिरामिड या फिर मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम कहते हैं इसे, आवश्यकता हायरार्ची होता है। ठीक है, और ये एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक अपने ग्रंथ में इसे प्रस्तुत किया था, जो अपना ये सिद्धांत है। कब? 1946 में। और आपको बता दें, इनके अकॉर्डिंग जो आवश्यकताएं हैं, ठीक है, शारीरिक आवश्यकता, आवास की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सम्मान, फिर उसके बाद होती हैं आत्म प्रेरित आवश्यकताएं। तो शारीरिक अवस्था, ये जो पिरामिड इन्होंने बनाया, शारीरिक आवश्यकता सबसे नीचे, फिर आवास की आवश्यकता आती है, फिर सामाजिक आवश्यकता, फिर सम्मान की आवश्यकता, फिर उसके बाद लास्ट में आता है आत्म प्रेरित आवश्यकताएं। इस तरीके से ये चलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की आपकी क्लास हो जाती है कंप्लीट। सभी क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिए, कुछ आप लोग गलत भी किए होंगे। अब यहाँ पर हमारा एक लास्ट सेशन चलता है जिसका नाम होता है सुपर फास्ट रिवीजन। सुपर फास्ट रिवीजन हम लोग करते हैं, इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो कुछ भी आप लोग पढ़े रहते हैं वो आपकी मेमोरी में अच्छे तरीके से फीड हो जाए। जो भी गलत क्वेश्चन आप मतलब रिप्लाई किए रहते हैं तो वो सुपर फास्ट रिवीजन में वो चीज़ खत्म हो जाती है और आप 100% यहाँ से सीख करके जाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एकदम से अलर्ट हो जाइए, रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, ये सभी। अगला, बालक की प्रथम पाठशाला है, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ए, परिवार। अगला, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, बाल्यावस्था। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? ऑप्शन बी, किशोरावस्था। अगले प्रश्न पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल, विकल्प डी सही हो जाता है, लिखना। अगला प्रश्न, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कौन सा है? ऑप्शन डी, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। बाल विकास में किस पर बल दिया जाता है? प्रक्रिया पर, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है? ये उपरोक्त सभी। विकल्प सी हमारा सही हो जाता है, बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, विकास। ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है? डी, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगला है, वंशानुगत कारक बच्चे के फिल इन द ब्लैंक के समय से अपना प्रभाव शुरू करते हैं,
वंशानुगत जो कारक होते हैं। विकल्प सी सही हो जाता है, गर्भाधान से ये वंशानुगत कारक अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, वो क्या कहलाती है? विकल्प यहां पर हमारा ए सही हो जाता है, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट है, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन बी गाल्टन, ऑप्शन बी गाल्टन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? सामाजिकरण के गौड़ वाहक कौन से हो सकते हैं? विकल्प यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। अगला प्रश्न, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? ऑप्शन सी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन यहां पर हमारा सी सही हो जाता है, स्कीमा। अगला है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी कहलाती है? विकल्प सी सही हो जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है, कॉलवर के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी नैतिक तर्कणा। नेक्स्ट है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? ऑप्शन यहां पर हमारा डी सही हो जाता है, वाइगोत्स्की, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है? ऑप्शन सी बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी है? ऑप्शन सी सुविधादाता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार कौन है? ऑप्शन बी जॉन डीवी। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है किसका? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है सी बुद्धि का। बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण होते हैं? विकल्प बी 5। नेक्स्ट, एक बच्चे की आयु 12 वर्ष है और बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? विकल्प यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, 9 वर्ष, विकल्प बी। नेक्स्ट, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन बी हावर्ड गार्डनर, ऑप्शन बी हावर्ड गार्डनर। अगला है, बहिर्मुखी व्यक्ति वह होते हैं जो सामाजिक व मित्रवत के साथ साथ तनाव रहित भी होते हैं, विकल्प सी सही हो जाता है, ये दोनों होते हैं। नेक्स्ट है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका? मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? ऑप्शन सी आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। नेक्स्ट है, इदम अहम व पराअहम किस संरचना के भाग हैं? इदम अहम व पराअहम किस संरचना के भाग हैं? मन, व्यक्तित्व, चेतना या रक्षात्मक मनोरचना के? ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए लक्ष्यों की ओर ऊर्जा या उन आक्रामक लक्ष्यों को पुनः निर्देशित करना जो अक्सर कलात्मक, बौद्धिक या सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं कहलाता है? ऑप्शन ए उदात्तीकरण, ऑप्शन ए सही हो जाता है, उदात्तीकरण। रोशा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व। अगला, भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत को किसने पेश किया? ऑप्शन डी चॉम्स्की ने। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? ऑप्शन डी पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन डी से हो जाता है सभी। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है? ऑप्शन डी संवेदनशीलता। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है? ऑप्शन सी कोलकाता में।
नेक्स्ट है डिसलेक्सिया संबंधित है ऑप्शन सी पठन विकार से। बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान होता है ऑप्शन सी डिस्नोमिया। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है ऑप्शन बी दृष्टिबाधित के लिए। हृदय विकार के साथ कौन सी आनुवांशिक समस्या संबंधित है ऑप्शन बी डाउन सिंड्रोम। निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है ऑप्शन बी अनुशासन। सृजनात्मक मुख्य रूप से ऑप्शन डी अपसारी बहुविधि चिंतन से संबंधित है। अंगूर खट्टे हैं यह उदाहरण है यौक्तिकीकरण का। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं ऑप्शन बी थॉर्न। सीखना है सीखना व्यवहार में परिवर्तन अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन विकल्प डी सही हो जाता है। ये सभी व्यवहार का करना पक्ष किस में आता है। व्यवहार का जो करना पक्ष है वो किस में आता है ऑप्शन ए सीखने के गति कॉग्निटिव क्षेत्र में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है ऑप्शन डी आध्यात्मिक। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है विकल्प यहां पर हमारा बी से हो जाता है थॉर्नडाइक है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है ऑप्शन सी बहुअनुक्रिया का नियम। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग प्रतिपादन किसने किया। सीखने का जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया था ऑप्शन बी सही हो जाता है पैवलाव ने। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया ऑप्शन बी कोहलर ने। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया ऑप्शन बी अल्बर्ट बैंडोरा के द्वारा। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम ऑप्शन डी ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं ऑप्शन डी ये सभी होते हैं। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है ऑप्शन बी सही हो जाता है रचनावादी मॉडल है ऑप्शन बी रचनावादी मॉडल। नेक्स्ट वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है ऑप्शन बी सृजनवादी उपागम। शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किसका विकास ऑप्शन सी किंडरगार्टन का विकास। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए इसका अर्थ क्या है ऑप्शन सी उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को। मन का मानचित्रण संबंधित है ऑप्शन सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं ऑप्शन डी सामाजिक। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया ऑप्शन बी मैकडूगल ने। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया ऑप्शन बी मैस्लो ने। ऑप्शन बी सही होता है मैस्लो ने। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी सीडीपी की मैराथन क्लास हो जाती कंप्लीट। आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। हमेशा की तरह अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं आज के सवाल की तरफ, आ जाते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण जो योगदान था किसका विकास था। व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या लैटिन स्कूल। विकल्प कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छा करके आइएगा, कॉन्सेंट्रेट होकर के एग्जाम हॉल में बैठिएगा और किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंसियर हैं। तो एग्जाम हॉल में जाइए, शांति से भगवान का नाम लीजिए, क्वेश्चन पेपर उठाइए,
क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, सॉल्व करिए, बिना किसी हड़बड़ी की अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे तो आराम से चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से जाइए, आराम से जाइए, पढ़ करके जाइए खूब अच्छे तरीके से, और माँ बाबा का आशीर्वाद लेकर के जाइए, सब कुछ बढ़िया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।